टूरिज्म सेक्टर और जो बेरोजगारी है दोनों इंटरलिंक्ड है आपसे। कांग्रेस के वोट काटने के लिए कुछ लोग अमेरिका से आते हैं, कुछ यहीं खुद गलत फलत कर देते हैं, कुछ उन्होंने घोषणा पत्र ही गलत बना दी। राजनीतिक में एक आदमी की शरारत से पूरे जहाज की सवारी डूब जाती है। जितना भी वोटर है एजुकेटेड है, उनको पता है। पर उनको राज चाहिए था, आधा पाकिस्तान वहाँ दे दिया और आधा हमारे को दे दिया। 20 नए पैसे की ये कॉफी हुआ करती थी। शिमला की वो जगह जहां चाय के दीवाने भी कॉफ़ी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी जिसके दीवाने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जहां राजनीति की बात होती है वहां चाय भी चर्चा में आ जाती है और राजनीति की चर्चा अक्सर चाय के साथ होती है। लेकिन हर मायने में अलग शिमला, जब यहाँ पर राजनीति की चर्चा होती है तो हाथ में चाय का नहीं बल्कि कॉफ़ी का प्याला होता है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कॉफ़ी हाउस में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ कुछ ऐसे वोटर्स हैं, ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने देश में बदलती राजनीति और बदलती राजनीति के समीकरण भी देखे हैं। साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितना अलग है और किस मायने में इस बार अलग तरीके से चुनाव होने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि हर चुनाव का जो रुख होता है, जो मिजाज होता है वो अलग होता है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जोर मार रहे हैं और साथ ही विपक्ष कोशिश कर रहा है जीत की हैट्रिक को रोकने की। यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं जिन्होंने लंबे वक्त से बदलती राजनीति हिमाचल की देखी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। सुभाष वर्मा जी सुभाष जी, तो एक तो पहले तो कॉफ़ी का जो स्वाद है यहाँ का, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से अलग है शिमला की कॉफ़ी हाउस का जो ये कॉफ़ी है और यहाँ पर क्या खास है जो सुबह से शाम तक हमेशा भीड़ लगी रहती है यहाँ पर? ये शिमला का सबसे चर्चित कोई भी चर्चा, चाहे राजनीति की हो या समय अनुसार किसी भी विषय पे चर्चा हो, एक कॉफ़ी हाउस ही एक ऐसी, और यहाँ छोटे से लेके बड़े तक सब यहाँ मिलते हैं। हम स्वयं यहाँ 1970 से कॉफ़ी का आनंद ले रहे। उस दिनों 20 नए पैसे की ये कॉफ़ी हुआ करती थी जो आज लगभग 48 रुपीज़ के आसपास है। और तब से लेके हमने अभी तक की ये कॉफ़ी का देखा। इनका अपना कॉफ़ी का अंदाज़ अपना है, साफ़ सफाई है कॉफ़ी हाउस का, बहुत बढ़िया वो है। और यहाँ बड़े बड़े नेता लोग यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री है या आज जो प्रधानमंत्री है वो इसी कॉफ़ी हाउस का स्वाद ले चुके हैं। सुभाष जी, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार आपको? जो 24 का चुनाव है, क्योंकि हालांकि हिमाचल में तो देरी से चुनाव है, आखिरी चरण में हमारे चुनाव है, लेकिन किस तरफ लग रही है आपको? मिजाज और हवा क्या बोल रही है इस बार चुनाव की? देखो, अब चुनाव तो ये तो कम से कम जो जहाँ का नुमाइंदा चुना जाता है, एक तो उस नुमाइंदे को देखा जाता है कि उनके अंदर कितनी लियाकत है जी। सबसे पहला इशू तो सांसद के लिए भी, वो संसद में जाके यहाँ का मुद्दा को, ज्वलंत मुद्दे उठा सकता है या नहीं उठा सकता है, और यहाँ के ज्वलंत मुद्दे क्या है। अगर हम इसी जहाँ हम बैठे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, सिरमौर, सोलन और शिमला। और शिमला एक ऐसी बेल्ट है जो एप्पल बेल्ट है, जो एक हमारी नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है। पर इसमें देखने वाले विषय है कि जो यहाँ का संसद जाता है, संसद में यहाँ की क्या प्रोजेक्ट लेके जाता है जो यहाँ के लोगों को इसमें कुछ फ़ायदा हो। तो हमें वो तो अभी खास अभी लग नहीं रहा कोई विशेष, जैसे ट्रेन के लिए कोई आप मालगाड़ी का ऊपर तक हो, जो सेबों का उत्पाद होता है उसको मार्केटिंग के लिए, कोई वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए तो इतनी कोई इसमें विशेष हो तो कुछ भी नहीं हुआ है। पर आगे हम देखना चाहते हैं कि टूरिज़्म सेक्टर और जो बेरोज़गारी है दोनों इंटरलिंक्ड है आपस में। अगर यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है तो कम से कम बेरोज़गारी भी दूर हो सकती है और इसे फिर गांव तक ले जाना पड़ेगा, गांव को डेवलप करना पड़ेगा, सड़कें वहाँ पहुँचानी पड़ेगी, इरिगेशन स्कीम्स वहाँ देनी पड़ेगी, जो किसानों का अपना उत्पाद मार्केटिंग हो सके। तो हम ऐसे सांसद को चाहते हैं, तो उसके पीछे ही यहाँ की राजनीति बनी है। ठीक है कि मोदी का अपना रुतबा है और मोदी के नाम से भी लोकसभा के लिए वोट पड़ते हैं, वो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कि जैसे लोकसभा के चुनाव में राज्य के मुद्दों की बात होती भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग ही दिशा में बहता है चुनाव, और जब तक कि आखिरी चरण में क्योंकि हिमाचल के चुनाव भी हैं तो अभी तक तो हिमाचल का कोई जिक्र है भी नहीं। लग रहा है कि जब तक हिमाचल में प्रचार के लिए बड़े नेता उतरेंगे तो हिमाचल की बात भी कुछ करेंगे कांग्रेस और भाजपा के नेता।
नहीं, जहाँ तक राज्य प्रीव्यू की बात है, जो राज्य के इसमें आते हैं कुछ कार्य, अब यहाँ का एजुकेटेड है, जितना भी वोटर है एजुकेटेड है, उनको पता है कि ये राज्य सरकार के करने का काम है, ये केंद्र सरकार के करने का काम है। तो इसीलिए ये वोटर बड़ा सूझबूझ वाला वोटर है, और जो लोकसभा के लिए सांसद को चुनेंगे वो उनको पता है कि हमारे लोकसभा के संसद ने जाके अपने प्रदेश के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करना है और कौन सक्षम है, ये भली भांति यहाँ का वोटर जानता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, अगर आप थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। गुलाब ठाकुर। गुलाब जी, पहले तो कॉफ़ी का स्वाद बताइए, कैसा है यहाँ की कॉफ़ी का स्वाद? कॉफ़ी का स्वाद तो ऐसे ही है जैसे जब से हम यहाँ आए हैं सन 70 से लेके आज तक, वही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पहला ऐसा होता था कि एक अपर स्टॉल होता था, ऊपर भी होता था, तो जितने भी पॉलिटिशियन और होते थे, डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, यहाँ के एमएलए दौलत राम चौहान थे, तो सारा डिस्कशन ना ऊपरली मंजिल में हुआ करता था। और ऊपर बहुत, यहाँ तो चलो फिर भी शोर है, ऊपर बिल्कुल पीसफुल होता था, तो सारी डिस्कशन वहीं होती थी। तो कॉफ़ी का स्वाद आज तक वही है। तो अब तो इतने साल हो गए, 54 साल, आपकी दोस्ती भी तीनों की इतनी पुरानी है क्या? हाँ जी, आप लोगों की दोस्ती भी इतनी पुरानी जितना कॉफ़ी का स्वाद पुराना है? हाँ, उतनी पुरानी है। हम तो काफ़ी सालों से हम यहाँ शिमला के ही रहने वाले हैं ना, तो चुनाव का क्या मिजाज लग रहा है इस बार आपको? चुनाव तो चलो, मैं अभी तो हमारे हिमाचल में तो इतना स्लो ही अभी हुआ नहीं है, पर ठीक ही है, देखते हैं। मतलब ठीक आदमी आने चाहिए, अच्छे आने चाहिए, बाकी तो सब। पहाड़ की तो ज़िंदगी भी कहते धीमी धीमी है, लेकिन पहाड़ के लोग झटका बड़ा देते हैं। 2021 में भी हमने देखा, उपचुनाव में बड़ा झटका मिला था भाजपा को 2 जगह सरकार होने के बावजूद। नहीं, हिमाचल के ठीक ही है, मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, हेरा फेरी वाले नहीं है, ईमानदार है, तो जो ईमानदार आदमी होगा उसके साथ चलते हैं। ईमानदार जनता ईमानदार प्रतिनिधि चाहेगी। हाँ जी, ईमानदार जनता को ईमानदार प्रतिनिधि की जरूरत। हाँ, ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए, पर ईमानदार प्रतिनिधि ढूंढने बड़े मुश्किल होते हैं। ये भी कहा जाता है कि राजनीति में ईमानदार लोगों को ही ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे। हाँ, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आपका नाम जानना चाहूँगा। परमानंद भारद्वाज। परमानंद जी, जो 2024 का चुनाव है इस बार, आप किन मायनों में इसे अलग मान रहे हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव के जो रंग अभी तक नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। और आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हिमाचल के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो किस तरफ चुनाव जाता हुआ नज़र आ रहा है अभी आपको फ़िलहाल? मैं तो जब से इन चुनाव हो रहे हैं देश में, गुंजा से लेकर, तब से लेकर आपको स्थिति बताता हूँ जी, कि सबसे पहले तो नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर 47 में ही बना दिया था अंग्रेज। उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस को डिसलॉज करने के लिए महात्मा गांधी ने और सब ने कहा था कि दूसरी पार्टी बना के नई पार्टी बनाई, पर उनको राज चाहिए था। आधा पाकिस्तान वहाँ दे दिया और आधा हमारे को दे दिया। जी, ज़मीन उनको ज़्यादा दे दी, हमारे को कम ज़मीन दी। लोग वहाँ सब नहीं भेजे और यहाँ डिस्प्यूट रख दिया कि लोग क्यों इस देश में आज ये स्थिति है कि जो आदमी 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, और 40% हमारा यूथ है इस वक्त। हमें तो उनकी चिंता है कि जो एजुकेशन वो इम्पार्ट की जा रही है उनको कोई सूटेबल जॉब नहीं मिल रही है इस देश में। और मुफ्तखोरी के लिए हम बिल्कुल मना करते हैं कि मुफ्तखोरी मत कीजिए, पर जब तक आप गांव की स्थिति को बदलेंगे नहीं, पंचायतें हैं आपके पास, ब्लॉक है आपके पास, जिला परिषद है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि पंचायत में प्लानिंग कमेटी होती है। प्लानिंग कमेटी बताएगी कि इस गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है आपको, और फिर फाइनेंस कमेटी है, वो बोलेगी कि इतना पैसा यहाँ लगेगा। फिर जो उसकी स्क्रूटनी कमेटी वो देखेगी भाई जो चीज़ बनी वो ठीक बनी और पैसा भी लगा कि नहीं लगा। तो कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को तो कोई देख नहीं रहा है। जितने भी आज दिन तक हमने एमपी भेजे हैं, कोई अच्छा आदमी अगर हम किसी को भेजेंगे तो उसको तो साइड लाइन किया जाएगा। अब मनमोहन सिंह को 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि पढ़ा लिखा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया और बहुत एजुकेटेड है और बहुत एक्सपीरियंस है, पर उसको जब काम ही नहीं करने दिया किसी ने, तब हमें मजबूर होके
अन्ना हजारे का जो एजिटेशन हुआ एंटी करप्शन का कि भ्रष्टाचार मुक्त देश है, तो हमने जिस दिन से 11 से लेकर और जब तक केजरीवाल ने पार्टी नहीं बनाई तब तक हम अन्ना के साथ जुड़े रहे। और हमने कहा कि और राहुल गांधी को भी प्रेशराइज होना पड़ा कि लोकपाल बिल बना दी। लोकपाल बिल बनाने के लिए बनाया तो है पर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और जिस तरह से बनना चाहिए था कि मतलब वो सारी सरकार, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, उस पर डायरेक्ट एक्शन उसी ने लेना था, और उसके एक्शन को कोई अनडन नहीं कर सकता था। ना कोई सुप्रीम कोर्ट करेगा ना कोई करे, वो कहीं नहीं आने दिया उन्होंने। वो तो एक पपट जैसा लोकपाल बनाया। और जब इस देश में जब तक करप्शन को रूट आउट नहीं किया जाएगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। और ये तब तक नहीं होता कि सिस्टम जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि इनैक्टमेंट लेजिस्लेशन और पार्लियामेंट से होनी है, उसकी एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी ने करनी है, और फिर उसका जो कोई गलती है उसको कोर्टों ने जो जुडिशरी है उसने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। वो इंडिपेंडेंट जॉब है उनकी, और वो इंडिपेंडेंट जॉब कौन कर रहा है? कि मतलब आज जज भी जो बन रहा है वो भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ही बन रहा है, और फिर कॉलेजियम करती है और अपने अपने आदमी को जज बना रही है। तो आइडियोलॉजिकली तो सारी चीज़ें चली हो। कहाँ से हम अच्छे लोग जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, पढ़े लिखे बच्चे नहीं लाएंगे, और जिसको पूरी प्रैक्टिकल रूरल एरिया का भी पता हो, लोगों का भी पता हो, प्रॉब्लम का भी पता हो, और उसकी सोल्यूशन का भी पता हो कि मतलब हमने प्रॉब्लम ही लेके नहीं जाना, उसकी सोल्यूशन भी चाहिए। जब तक उस सोल्यूशन को नहीं लाएंगे हम सामने, तब तक इस देश का भला होना कुछ नहीं। क्यों मतलब आज मैं तो प्रैक्टिकल कह रहा हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी, और चीफ जस्टिस को भी लिखी कि जो आप ऑर्डिनेंसेस निकाले हो, जब भी कोई सरकार डिसमिस करनी होती है, डिजॉल्व करनी है, तो एक्ट 35 का हवाला देते हैं, ठीक चल नहीं हम डिजॉल्व कर रहे हैं इसको। जबकि 35 तो स्वतंत्रता से पहले का बना हुआ एक्ट था, उसको तो इंटरप्रिटेट करना ही नहीं चाहिए था। तभी भी उन्होंने कुछ मतलब आज दिन तक अब ऑर्डिनेंस की कम निकल रहा है। तो इसलिए इस देश के लिए सबसे पहला तो हो एमएलए, एमपी और जितनी भी म्यूनसिपैलिटी है या पंचायतें हैं, उसमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, और पढ़े लिखे लोगों से ही प्रपोजलें लेनी चाहिए। फिर एमएलए को जाए, फिर एमएलए से सरकार में जाए, सरकार से अप्रूव हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये है हमारा तो सबसे बड़ा। तो आप क्या मानते हैं कि बदलाव की जरूरत पहले राजनीतिक दलों के स्तर पर होनी चाहिए या जनता के स्तर पर भी बदलाव की जरूरत है? वोटर ही रिस्पॉन्सिबल है। वोटर अगर ठीक होगा तो वोटर ही सुप्रीम है। वोटर के तो 5 होंगे अगर ठीक ढंग से वो वोट डालेगा, पर उसको भी फेयरनेस करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों को आगे आने, अगर अच्छा लोग खड़ा हो जाए कोई नहीं देगा वोट उसको। ऑनेस्ट आदमी कोई खड़ा हो जाए उसको 2 वोट नहीं देगा। क्यों मतलब वो तो मिले हुए सब, वोटर भी मिला हुआ है, ये ना सोचना भी वोटर नहीं मिला हुआ। वोटर भी उनके साथ, क्यों मतलब महीना के पर उनकी सब सेवा कर देते हैं पॉलिटिशियन, फिर 5 साल उनके पास नहीं आएंगे। हम तो प्रैक्टिकल बोले। शांता कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर आए तो दुर्गा चंद उनके गुरु थे। उन्होंने पाँव छुए उनके कि गुरुजी मुझे चीफ मिनिस्टर के लिए बुला लिया, मैं जा रहा हूँ। उनको किनारे कर दिया ना, तो शांता का भी वही हसर हुआ कि बाद में उसको भी किनारे किया गया था। ठीक चीफ मिनिस्टर, पर ठीक चीफ मिनिस्टर को जब तक हम नीचे के रिफॉर्म नहीं करेंगे, देखो सिस्टम किसने चला रखा? ब्यूरोक्रेसी ने चला रखा। कोई पॉलिटिशियन इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जो इन ब्यूरोक्रेट को डायरेक्ट कर सके कि साहब ये काम करके लाना है, ये करना है। कुछ नहीं, वो तो बोलते हैं अच्छा ये नहीं हो सकता जी, ये हो सकता है। और वही अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल बना है, तब से हम चिट्ठियाँ भी इनको दे रहे हैं, तो सेक्शन ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आता है कि हमने आप उसी दफ्तर को भेज दिया जहाँ से आपकी रिप्रेजेंटेशन या जहाँ कंप्लेंट। तो क्या एक्शन होना है? तो हम तो ये बोल रहे हैं भाई इस देश में बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। और अगली 45% जो बच्चे हैं हमारे, जिनको हमने PhD करके, मैं तो यूनिवर्सिटी का 36 साल मैंने विश्वविद्यालय में काम किया है, तो मुझे तो बड़ी वो तकलीफ़ होती है जब बच्चा PhD करके चला जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती, वो घर सड़कों में घूमता है। अरे एजुकेशन ही उस किस्म की दीजिए जिसमें कुछ जॉब ओरिएंटेड हो और उसको जॉब भी मिले और कुछ हो कमाए और काम भी। PhD के बच्चे क्लास 4 की नौकरी पर हाँ जा रहे, तो ये दुख है हमें।
इम्पार्ट तो हम ही कर रहे हैं डिग्री। आज हमने कम से कम भी कोई 5 या 10 तो प्रेसिडेंट हमारे कन्वोकेशन एडर्सों में आए, हम साथ उनके साथ रहे, सब कुछ हमने किया, पर तब उस एजुकेशन सिस्टम को भी अभी तक चेंज नहीं कर सके। क्यों ना हम ये जो आज कमर्शलाइज एजुकेशन हो चुकी है ना जी, वो तो जो MBT बना देते हैं, जो आपको कोचिंग दे रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आ गए। वो MBT बना देंगे, उसमें 100 क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से बच्चे निकल जाएंगे, वो आगे आ जाएंगे और पीछे रह जाएंगे। तो इस सिस्टम में बड़ी मतलब काफ़ी डिफेक्ट है, जिसको कि रिमूव करने की पार्लियामेंट, असेंबली को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशल को जरूरत हमारा तो तभी इस देश का उद्धार होगा। और इस वक्त एक चीज़ और बता दूं कि इस वक्त जितनी फेवरेबल वेव मोदी के फेवर में है, आज दिन तक कभी हुई नहीं थी बीजेपी। ये इनकैश कर जाएंगे इसको और आगे सरकार बना देंगे। आपका क्या नाम? सीताराम शर्मा। सीताराम जी, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? चुनाव इस बार 500 पार बीजेपी। 500 सीट पर तो चुनाव भी नहीं लड़ रही। 500 में नहीं लड़ रही, तो लगता है उसके गठबंधनों के 500 हो जाए। 400 बोलिए, मोदी जी भी 400 करे, आप तो 500 बोल रहे हैं। मैं 500 ही लेके चलता हूँ। क्यों, आपका नाम सीताराम है और भाजपा राम राम ज्यादा करे इसलिए? बात कुछ ऐसे ना, देखो मैं आपको पॉलिटिक्स के मामले में बताता हूँ। जी बताएं। कांग्रेस के वोट काटने के लिए कुछ लोग अमेरिका से आते हैं, कुछ यहीं खुद गलत वलत कर देते हैं, कुछ उन्होंने घोषणा पत्र ही गलत बना दी। अमेरिका से कौन? सैम पित्रोदा में ही नहीं है कोई, तो और कौन लड़ेगा? अमेरिका से सैम पित्रोदा की बात कर सैम रहे हैं? पित्रोदा की बात कर रहा हूँ। इशारों में बड़ी बातें कर रहे हैं सीताराम। देखो ना, जब किसी का एक पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, राजनीतिक में एक आदमी की शरारत से पूरे जहाज की सवारी डूब जाती है, एक बंदे की शरारत से। और वही कांग्रेस के साथ हुआ है। जो रही सही कसर थी, अभी तो तुम 400 से 40 आगे, 40 से भी तुम 0 आएंगे, ऐसी हालात रहेगी। भाजपा कार्यकर्ता है आपकी? भाजपा कार्यकर्ता की सहयोगी है भाजपा के? नहीं, सहयोगी नहीं है। जहाँ एक्सरे की बात होती है ना जी, वो गलत है। इलीगल बात तो कभी करनी नहीं चाहिए। जातिवाद पर बात नहीं, जातिवाद भी नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी बात नहीं। विकास पर बात करो, विकास दो लोगों को, घांग गरीब को रोटी दो, रोजगार दो, सड़कें बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, अच्छे काम करो, लेकिन उस पर लड़ो इलेक्शन। जाति आरक्षण पर क्यों तुम बीच में ले आ रहे हैं? उससे क्या लेना देना? शिमला से देखो, हमारे लिए थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी का विकास हुआ, हम उनके बहुत आभारी है। हमारे लिए लिफ्ट भी उन्होंने, अब लाइन से हम बच गए हैं। रास्ता भी संजौली के लिए हमारे लिए बढ़िया बना है, हमारे लिए काम अच्छे हुए हैं। देखो इस टाइम हम झूठ नहीं बोलते हैं। अब नई सरकार आई है, अभी उसकी इतनी जल्दी उपलब्धि पता नहीं है, हम सच कहते हैं। बाकी काम तो हिमाचल में सबसे पुअर हुए हैं। देखो टनल, हमने कभी सोचा था रोहतंग टनल बनेगा, दारचा टनल बनेगा, हमारे लिए सब चीज़ें मोदी जी ने। कॉफ़ी हाउस में भी आए मोदी जी, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपने सुना ये यहाँ पर जो कॉफ़ी पीने का, कॉफ़ी का स्वाद चखने आया, और इसी तरीके का पूरा माहौल आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरे कॉफ़ी हाउस में नज़र भी आएगा। शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर जो इस कॉफ़ी के दीवाने हैं वो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हैं। अगर मैं सही तारीख याद कर रहा हूँ तो 27 दिसंबर 2017 का दिन था जब प्रधानमंत्री ने यहाँ कॉफ़ी पी थी, और जिन्होंने कॉफ़ी सर्व की थी नरेंद्र मोदी को, भागीरथ जी हमारे साथ हैं। तारीख मैंने सही जिक्र किया, शायद 27 दिसंबर 2017 ही थी जब मोदी जी आए थे यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। लगभग 27 सितंबर आपने कॉफ़ी सर्व की थी। तो एक तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कॉफ़ी आपने सर्व की थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? हालांकि आप तो रोज़ सैकड़ों कॉफ़ी सर्व करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कॉफ़ी देना कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो ऐसा मौका बार बार नहीं आता किसी के, मतलब अच्छी बात है। तो बहुत ही हम खुश नसीब समझो। भागीरथ जी, पहले कोई प्लान था मोदी जी का रुकने का, कि अचानक ही रुक गए थे? अचानक ही रुक गए, ऐसे कोई प्लान नहीं था। तो अचानक ही गाड़ी रोकी और एकदम से आवाज़ मारा कि कॉफ़ी पिलाएंगे। तो हमारे यहाँ अच्छी बात है, तो हमारा नाम भी रोशन हो गया। कॉफ़ी लाने में भी 2-3 मिनट लग गए थे शायद, क्योंकि अचानक मांग दिया। हाँ जी, हाँ जी, 2-3 मिनट अचानक ही, मतलब 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट भी नहीं। अच्छा, तो उसके बाद जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कॉफ़ी हाउस में, तो जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कॉफ़ी पी थी, उसके बाद कुछ नज़र आया आपको कि और ज़्यादा पहचान बढ़ी? क्योंकि लोकल लोग तो जानते हैं कॉफ़ी हाउस को, लेकिन बाहर के लोगों में भी कुछ पहचान बढ़ी? नहीं, पहचान बढ़ी है। मतलब
मोदी जी के नाम से मतलब ज़्यादा फेमस है। हर चीज़ मतलब कॉफ़ी हाउस के और ज़्यादा मतलब बढ़ाव मिल गया। अच्छा, आप तो पूरा दिन भर यहाँ पर लोगों को कॉफ़ी सर्व करते हैं, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल, क्या बातें करते हैं लोग पूरा दिन चुनाव भर? के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते हम, चुनाव के बारे में। कुछ माहौल का लग रहा है अभी तो, हालांकि लेट है हमारे पास चुनाव है हिमाचल में, लेकिन लग रहा है कि रिपीट हो रही है, बदल रहा है कुछ? नहीं, ऐसे चुनाव के बारे में मैं इतना। शुक्रिया भागीरथ जी बात करने के लिए। थैंक यू। इंडियन कॉफ़ी हाउस में हम मौजूद हैं और आपने सुना बुज़ुर्गों को, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को, वोटर्स को जिन्होंने देश में बदलती राजनीति और इसके समीकरण देखे हैं। एक बात खास तौर पर यहाँ पर बदलाव को लेकर आई है कि बदलाव जनता में मूल बदलाव जनता में भी ज़रूरत है, राजनीतिक दलों को भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। संविधान में जिस तरह के जो कर्तव्य दिए गए हैं उनमें जो हम उसे सही तरीके से निभाएं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। और एक खास बात निकल कर ये आई है कि प्रधानमंत्री के जो पक्ष में है वो वेव नज़र आ रही है, उसे इनकैश करने की ज़रूरत है। और ये 4 जून को ही पता चलेगा कि जो बीजेपी इस बार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई में लगी हुई है वो इसमें कितना सफल हो पाती है, 400 पार का नारा पूरा होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।